नमस्कार जी, मैं ईश्वर केवल रमानी बोल रहा हूँ। आज फिर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जेपी इशू को लेकर। जैसे कि हम सभी होम बायर्स के बीच में इस समय चर्चा चल रही है कि क्या हमको एनपीसीसी को सपोर्ट करना चाहिए या हमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वेट करनी चाहिए या हमको वाकई में फिर से जिल को सपोर्ट करना चाहिए। तो इन तीनों चीज़ों को लेकर मैं आज अपने सामने आज मैं आपके सामने अपने विचार खुल के रखना चाहता हूँ। मैं जैसे कि आप सभी को मालूम है कि मैं भी एक होम बायर हूँ और मैंने केंसिंगटन बोलीवुड में अपना फ्लैट बुक किया था। 2009-10 में लोगों ने फ्लैट बुक किए थे, आप सभी को मालूम है। और 2014 तक उम्मीद थी कि जेपी हमको घर बना के दे देगा, लेकिन जेपी ने घर नहीं बनाए। और उसके बाद 1-2 साल की डिले चलती रही, काम धीरे चलता रहा। और 2017 में आप सभी को मालूम है कि जेपी इंसॉल्वेंसी में गया और आईबीसी लॉ उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन 2009 से 2017 के बीच में जेपी ने जो टोटल 35,000 फ्लैट बनाने थे उसमें से 10,000 फ्लैट उसने उस टाइम पे बनाए। और अगस्त 17 से लेकर 19 दिसंबर तक, जब तक ये सीआईआरपी का प्रोसेस चल रहा था और डिफरेंट कंपनीज बिल्ड कर रही थी, 2-3 राउंड के बाद एनबीसीसी को फाइनली मिला, ये भी सब आप लोगों को मालूम ही है। लेकिन इस दौरान 2017 अगस्त से 2019 दिसंबर तक करीब 28 महीने के दौरान आईआरपी ने जेपी के सपोर्ट से करीब 7,500 से 8,000 फ्लैट और बनाए। तो तब तक मतलब 18,000 17,500 फ्लैट बन चुके थे 2019 दिसंबर में। 35,000 फ्लैट में से आधे फ्लैट करीब करीब जेपी ने ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बनाए। तो जो आधा ग्लास भरा वो हमारा जेपी ने ही अभी तक भरा है। अब यहाँ पे बात आती है कि जब जेपी को क्या कहते हैं जेपी काम करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो हम सभी लोगों ने जेपी को बहुत गालियां दी और जेपी से उम्मीद लोगों ने छोड़ दी थी। और जब आईबीसी लॉ इंट्रोड्यूस जब आईबीसी इस पे इम्प्लीमेंट हो रहा था और इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस चल रही थी, तो डेफिनेटली हम सभी लोगों को उम्मीद थी कि अब जो एनबीसीसी जो पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट कंपनी है, वो शायद हमारे घर बनाना शुरू कर देगी अगर उसको काम मिल गया तो। और ये भी बात सही है कि उस वक्त हम सभी लोगों ने बिना उसकी बिड को पढ़े एनबीसीसी को वोट किया। कई लोग जो उस वक्त लीडर्स हमको गाइड कर रहे थे, उनके कहने पे हमने सभी मेजॉरिटी ऑफ होम बायर्स ने एनबीसीसी को वोट किया। मैंने तो एटलीस्ट एनबीसीसी को वोट किया और मेरे जैसे कई लोगों ने भी किया। चलिए खैर, वो भी एक दौर निकल गया। अब यहाँ पर बात आती है, जब एनबीसीसी को काम मिला तो मुझे बहुत उम्मीद थी कि एनबीसीसी बना देगा और उस पर काम जल्दी से शुरू हो जाएगा। और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे टीम मेंबर्स ने और मैंने खुद ने एनबीसीसी को बहुत परस्यू किया, फॉलो किया। उनको मेल्स लिखी गई, उनसे टेलीफोन पे बातें हुई, उनसे पर्सनली मिलने गए कि आप एटलीस्ट काम तो शुरू कर दो। अब क्या करते हैं, कई होम बायर्स को आपसे बहुत उम्मीद जाग गई है। और हमने ये भी उनको कहा कि आप लिटिगेशन में चले गए हो, चलो लिटिगेशन करते रहो, लेकिन काम कंस्ट्रक्शन तो शुरू करो। हमारे फ्लैट की कंस्ट्रक्शन को मत रोको। आप झगड़े में पड़ते रहो, आप अपने झगड़े सॉल्व करते रहो, लेकिन घर की कंस्ट्रक्शन एटलीस्ट शुरू करो। पर अफसोस, उन्होंने एक ईंट एक फ्लैट भी नहीं बनाया 2019 दिसंबर से लेकर अब तक। और जबकि 3 मार्च 2020 को तो उनकी बिड एनसीएलटी ने अप्रूव कर ही दी थी विद सम मॉडिफिकेशन। उसके बाद एनबीसीसी झगड़े में चला गया। अब मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने सिंसियरली एनबीसीसी को बहुत अच्छे ढंग से फॉलो किया और इस उम्मीद से फॉलो किया कि भाई शायद ये घर बना देंगे। लेकिन धीरे धीरे करके हमारी उम्मीदें एनबीसीसी के प्रति टूटती गई। और यहाँ पे ये भी मैं बताना चाहूँगा कि एनबीसीसी अगर बनाता है तो एनबीसीसी की बिड में इतनी कंडीशंस हैं और वो हमसे कम 25 से 30% एक्स्ट्रा भी हमसे पैसे मांगेगा। अगर एनबीसीसी शुरू कर देता कंस्ट्रक्शन तो शायद मैं भी आज ये वीडियो नहीं बना रहा होता और हम भी वेट कर रहे होते कि एनबीसीसी हमें कब घर बना के देगा। और जो एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा है वो होम बायर शायद उनको एक्स्ट्रा पैसे भी पे कर देते, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। अब इस दौरान मेजॉरिटी ऑफ होम बायर्स को सारी कहानी मालूम पड़ गई है कि जेपी, जिसको
बैंकरप्सी में डाला गया वो शायद बैंकरप्ट नहीं था, उसके पास इतने एसेट्स हैं कि वो अभी भी हमारे घर बना सकता है। और यहाँ पे मैं ये भी हाईलाइट करना चाहूँगा कि एनबीसीसी ने जो अपने बिड में जो फंड्स की रखी है, वो जनरेशन ऑफ फंड्स जेपी के एसेट से ही निकालना चाहता है। इनफैक्ट वो अपना पैसा तो मुश्किल से 120 करोड़ लगाना चाहता है, और वो भी नीड बेस्ड पे। तो अब आप मुझे ये बताइए कि जब हम ये समझ रहे थे कि एनबीसीसी जेपी को टेक ओवर कर लेगा, तो हमारे माइंड में ये था कि शायद एनबीसीसी अपना पैसा भी लगाएगा, गवर्नमेंट लगाएगी या एनबीसीसी खुद लगाएगा, और वो उसके बाद जेपी के फ्लैट्स बनाएगा, उसमें से कुछ कमाएगा। तो ये इंप्रेशन हमारे माइंड में था। वो इंप्रेशन भी धीरे धीरे करके हमको मालूम पड़ा कि वो गलत था। वो जेपी के एसेट से ही घर बनाना चाहता था, और वो भी उसने नहीं बनाना शुरू किए। अब मैं आता हूं जेपी के बारे में कि हमें जेपी को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं उसके बारे में कुछ आपको फैक्ट रखना चाहता हूं जो मेरी नॉलेज में समय समय के हिसाब से आते गए। इस समय हमारे जो 17,500 फ्लैट रिमेनिंग जो बचे हैं, उसको बनाने में करीब करीब 6,000 करोड़ रुपए चाहिए, और उसमें से जो ये होम बायर्स की ड्यू अमाउंट है वो भी करीब करीब 3300 करोड़ है। इसका मतलब रिमेनिंग अमाउंट सिर्फ 2700 करोड़ चाहिए हमारे फ्लैट को बनाने के लिए। अब 2700 करोड़ में से मैं आपको यहाँ एक चीज आई थिंक आप सभी को पता होगी कि जेपी ने सुप्रीम कोर्ट में करीब 750 करोड़ रुपया जमा किया था, जो आज इंटरेस्ट अक्रू होकर करीब करीब 900 करोड़ हो गया है। 900 करोड़ अगर वो पैसा लगाए कंस्ट्रक्शन में, तो 900 करोड़ तो वो वहां से उनको मिल ही गया। इसके अलावा जो यमुना एक्सप्रेसवे टोल है, वो आज आफ्टर कोविड से वहां से रोज 1.25 करोड़ रुपए की इनकम जनरेट होती है। दैट मीन एक साल में करीब 400 करोड़ रुपया वहां से जनरेट हो रहा है। तो 900 करोड़ प्लस 400 करोड़ 1300 करोड़ हो गया, 2700 करोड़ की रिक्वायरमेंट है। अब एक चीज और मैं यहां बताना चाहूंगा आपको कि आप सभी को पता होगा कि एनबीसीसी के प्लान को अप्रूव होने के बाद 2020 फरवरी में जिल को, जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड को 758 एकड़ लैंड मिली, जिसकी वैल्यू करीब करीब 2500 करोड़ है। अगर हम ये भी मान लें कि ये लैंड को बेच के अगर पैसा भी जनरेट कर लें, तो 2500 करोड़, 400 करोड़ यमुना एक्सप्रेस वे टोल की इनकम, 900 करोड़ जो सुप्रीम कोर्ट ने जमा कर रखा है, ये करीब करीब 3400-3500 करोड़ हो जाता है। और हमारे बनाने की रिक्वायरमेंट टोटल 2700 करोड़ है। तो फंड की प्रॉब्लम कहाँ है? मेरे ख्याल से तो फंड की प्रॉब्लम मुझको तो नहीं दिखती एटलीस्ट। अब आता है सवाल कि वो जेपी बैंकों की लोन कैसे उतारेगा जी? अब बैंकों के लोन उतारने के लिए मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाई जो एनबीसीसी ने अपने प्लान में लिखा है, वो अपने प्लान में भी तो जेपी के एसेट से ही बैंकों का लोन उतार रहा था, तो उसी प्लान से जेपी भी उतार सकता है, ऐसी क्या बात है? या अगर जेपी उससे नहीं उतारना चाहता, तो जब जेपी का जो एसेट्स हैं उसके बेसिस पे अगर वो अपने लोन को रिस्ट्रक्चर कर ले अपने बैंकों से, तो वहां से उसको लोन मिल जाएगा और हमारे लिए भी फंड हमारे फ्लैट की कंस्ट्रक्शन का पैसा भी निकल आएगा। अब मेरे यहाँ पे सिर्फ मोटा तौर पे ये समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जेपी एसेट रिच कंपनी है, फंड्स की कोई तकलीफ नहीं है, और जेपी ने जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में अप्रैल 2019 में सबमिट भी कर रखा है, और हम होम बायर्स को भी लिखा था कि वो सभी को घर बनाकर दे सकता है, हमारे डेली पेनल्टी भी वो देने को तैयार है। वो हमारा जो कॉस्ट इंक्रीज है वो भी पहल के हिसाब से हम लोगों के ऊपर अडियर होंगे। इसके अलावा उसने ये भी कहा था कि शायद वो स्टैम्प ड्यूटी भी हमारी फ्री कर देगा, और वो आज भी, जो मेरी नॉलेज कहती है, वो आज भी उस कमिटमेंट पे स्टैंड करता है। उसने अपनी गलती के लिए अपोलॉजी भी दी है, हाथ जोड़ के उसे माफी भी मांगी है। और अभी रिसेंटली हमने देखा है कि जो जयप्रकाश एसोसिएट कंपनी है, वहां पे जो कैलिप्सो कोर्ट के जो होम बायर्स हैं, उनका काम जल्द ही जयप्रकाश एसोसिएट ही कर रहा है अंडर रेरा सुपरविजन। नाइट कोर्ट ने भी अभी ये डिसाइड किया कि वो भी अपने घर जल्द से ही बनवाएंगे अंडर रेरा सुपरविजन। इसमें होम बायर्स अपना ड्यू पैसा एस्क्रो अकाउंट पर डालेंगे। तो अब हम लोग भी यही कह रहे हैं कि हम भी सुप्रीम कोर्ट में ये बात बोलें और रखें कि ये हकीकत है, एनबीसीसी की हकीकत भी हम समझाएं, और जो जिल की जो पोजीशन है वो भी वहां समझाएं। और जब जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड ने कह दिया है
कि मैं सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग के अंडर काम करने को तैयार हूं और होम बायर्स का ड्यू अमाउंट एस्क्रो अकाउंट में जमा हो जाए, तो उसके ऊपर कंट्रोल भी लग जाएगा। वो दोबारा से उसकी जो चीट करने के, जो कई लोगों के मन में शंकाएं आ जाती हैं कि वो तो चीट कर देगा, वो फिर से धोखा देगा, वन से थीप ऑलवेज से थीप, वन से क्रूक ऑलवेज से क्रूक, ये इस तरह की भाषा का कई होम बायर्स बहुत एक्सेसिवली हेट्रेड से हम लोगों को गुमराह करते रहते हैं। हमें शायद इस एक्सेसिव हेट्रेड, जिसको मैं कहता हूं पॉइजन, को पॉइजन फैलाते हैं, उस पॉइजन से, उस एक्सेसिव हेट्रेड से हमको दूर रहना चाहिए, हमें गुमराह में नहीं पड़ना चाहिए। और मेरा तो मन ये मानता है कि हम सबको दोबारा से जेपी को सपोर्ट करने में हम कहीं कोई गलती नहीं करेंगे। मैंने खुद एनबीसीसी को वोट किया था, लेकिन अब इतनी टाइम के बाद जब मेरे को समझ में आ गया है, तो मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया और मेरे मन के अंदर जेपी के लिए कोई हेट्रेड नहीं है। मैंने वो हेट्रेड को फेंक दिया है और मैं जेपी को सपोर्ट करने को तैयार हूं। इसी प्रकार जैसे हमारी टीम ने अभी आपके ग्रुप में शेयर भी किया है कि ये गूगल फॉर्म में हम लोगों के कंसेंट ले रहे हैं कि कौन कौन लोग तैयार हैं जेपी को दोबारा से सपोर्ट करने में। तो वो कई लोगों ने ये कंसेंट भी दी है और मैं तो रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप सभी इस अप्रोच पे चलें। अगर आपको कोई टेक्निकल क्वेरी है, कहीं पे आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप कृपया करके ग्रुप में अपनी क्वेरी डाल दीजिए और उस क्वेरी का हमारे टीम में से कोई ना कोई मेंबर जिसको नॉलेज है, कुछ हमारे मेंबर्स बैंक से हैं, कुछ हमारे लीगल एक्सपर्ट्स भी हैं, वो आपकी क्वेरी का समाधान कर देंगे। अगर आप उससे कन्विंस्ड हो तो प्लीज उसको सपोर्ट कर दीजिए। अगर उसके बावजूद भी आप कन्विंस्ड नहीं हो, आप जेपी को सपोर्ट नहीं करना चाहते, आपके मन के अंदर जेपी के लिए घृणा बैठी हुई है, तो आप प्लीज इसको इग्नोर कर दीजिए। पर हमें आपस में फाइट करने की जरूरत नहीं है। तो इन द एंड, अंत में मैं यही कहूंगा कि जो मेरी इस बात से कन्विंस्ड है वो प्लीज गूगल फॉर्म भरें और जेपी के सपोर्ट करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से उनकी नॉलेज में डालें। इस दोबारा से नॉलेज डालने में कोई हम बुराई नहीं करने वाले, कोई हम रॉन्ग डूइंग नहीं कर रहे। आज का जेपी वेस्टॉन का आज होम बायर्स काफी हद तक उसको नॉलेज हो गई है। ही इज इनलाइटेंड, ही इज अवेकन, दैट इज व्हाई ही इज ट्राइंग टू ब्रिंग दिस इनटू द नोटिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। थैंक यू। जय हिंद।